अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप वक्त न्यूज के साथ और आपके प्रोग्राम न्यूज लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मदीहा फखर और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। हर सुबह की तरह आज भी हम मौजूद हैं न्यूज लाउंज में। न्यूज लाउंज में बात होगी अहम तरीन खबरों की, हम शामिल करेंगे नवाए वक्त से, उस पर तबसरे तज्जिए भी हम शामिल करेंगे और आप लाइव कॉल के जरिए से भी हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, और आपको खबर देंगे जिंदगी के हर पहलू और हर लम्हा बदलते मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से भी तबसरे और तजिए और आपकी पसंदीदा शख्सियात, और हम होंगे न्यूज लाउंज में आपके साथ। और नंबर्स आपको बताते चले, इस प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ लाइव शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए आपको हम नंबर्स बताते हैं। नंबर्स पे आपको कॉल करना होगी। 0423 हमारा कोड है और 631218 हमारा नंबर है। दूसरा नंबर भी आपको बताते चले, 0423 हमारा कोड है जी, 63076111 हमारा दूसरा नंबर पर है। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव शामिल हो सकते हैं। और नवाए वक्त की आज की खबरों पर तब से तजदीद शामिल करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख, साबिक डीन रह चुके हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जामिया पंजाब के। उसके अलावा सियासी और समाजी उमूर पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। इनके तबसरे ना सिर्फ इंतहाई संजीदा बल्कि दिलचस्पी होते हैं। वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहब को। शुक्रिया। और न्यूज लाउंज में अब बढ़ते हैं नवाए वक्त टुडे की जानिब। जी, वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ साहब की जानिब से जी बयान सामने आया, उसको हम सबसे पहले शामिल करते चलें जी। इलेक्शन के लिए वक्त उनका कहना है बहुत कम रह गया है। पार्लियामेंट को मजबूत करने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। अदलिया और दीगर इदारों की तरह पार्लियामेंट को भी मजबूत होना चाहिए। इलेक्शन के लिए नेक नियति से आगे बढ़ रहे हैं। धांधली नहीं हो सकती क्योंकि मीडिया मजबूत और इलेक्शन कमीशन आज़ाद है। सहाफ़ियों को उनकी जानिब से इफ्तार डिनर दिया गया था और इसी इफ्तार डिनर पर उन्होंने ये सारी बातें की हैं। सियासत चमकाने के बजाय मसाइल मिलकर हल करने चाहिए। हमसे पहले किसी ने 10 बरस बिजली बहरान पर तवज्जो नहीं दी। नीलम जहलम प्रोजेक्ट की टनल बोरिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। फारूक केश नाइक, रजा रब्बानी से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। जी डॉक्टर साहब, इसमें खास तौर पे कहा गया है कि हमसे पहले किसी ने 10 बरस तक बिजली बहरान पर कोई गौर नहीं किया, कोई भी तवज्जो नहीं दी। बिजली बहरान पैदा करने पर या बिजली बहरान पर क्या कहना था उनका? बड़ी दिलचस्प बात है। असल में जी ये उस वज़ीर आज़म का बयान है जो इस मुल्क के वफाकी वज़ीर बराए बिजली रहे हैं और उनके जितने भी ऐलानात रहे हैं। आज उन्होंने इलेक्शन के बारे में भी एक बयान दिया है कि वक्त कम रह गया है। और देखिए, उन्होंने तारीख नहीं दी, उन्होंने बड़ी सेफ लैंग्वेज इस्तेमाल की है, वक्त कम रह गया है। और मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया वक्त के साथ साथ कि मैंने डेट नहीं देनी, लेकिन ये कहा है कि इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होने के इम्कानात उन्होंने ज़ाहिर किए हैं। अल्लाह करे कि ये उनका वादा जो है वो बिजली वाला वादा नहीं होगा और इस मरतबा ये वादा निभाएंगे। लेकिन ये जो बयान है ना कि पहले कुछ नहीं हुआ, असल में सवाल ये कि अगर कुछ नहीं हुआ तो पिछले 4.5 साल में भी तो कोई प्लानिंग हमारे सामने आती है ना। हम कब तक ये सियासी बयान देकर बेल आउट होने की कोशिश करेंगे? हमें तो ये चाहिए कि देखें, वी शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग पीपल। हम कहेंगे ठीक है उन्होंने नहीं किया, लोग जानते कि नहीं हुआ, चलें हम एक लम्हे के लिए मान भी लेते कि नहीं हुआ। सवाल ये है कि आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप उनसे बेहतर गवर्नेंस जो है, बेहतर प्लानर के तौर पर सामने आते हैं और कहते हैं दिस इज़ द डिफरेंस, वी आर मच बेटर देन द पीपल जो इससे पहले रहे हैं। कि हमारे पास एक प्लान है, अगर जो उसमें टाइम लगेगा लेकिन कोई प्लानिंग नहीं हमारे सामने आई। जितना हमने काम किया अडॉक किस्म था, रेंटल ले आया आकर, ये कोई अरेंजमेंट नहीं था, हमने कोई स्ट्रेटेजी। बल्कि आपको सुन के हैरत होगी कि अब तो ये स्टडी सामने आई कि पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि उसकी रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा कैपेसिटी है सूबों के अंदर मौजूद है। हत्ता कि आपका ये कूड़ा जिसकी अभी मैं खबर देख रहा नवाबंद में रावी के सैलाब के हवाले से और गंदगी के हवाले से जितना कूड़ा लाहौर शहर का रावी में जाता है और पल्यूट करता है, ये कूड़ा बड़ा यूज़फुल है। कहते हैं ना कोई चीज़ बेकार नहीं है, तो हमें नसी ये कूड़ा क्रिकेट जिससे हम कहते हैं यार उसे उठा के बाहर फेंको, ये कितना मुफीद है कि इससे इतनी किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है जो पंजाब की ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा है। लेकिन उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग, उसकी प्रपोजल एक बैनुल अक़वामी फर्म ने, मैंने शायद पहले भी कहा था, वो हमारे यहाँ मौजूद है और एक टेबल पर पड़ी है, लेकिन उसके अंदर हिस्सा मांगा गया था। माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ जो करप्शन है असल में हर प्लानिंग के रास्ते में रुकावट है कि उसके अंदर इनको क्या मिलेगा। तो इसी तरीके से उसका एक बस ये हुआ कि रेंटल आ गया। रेंटल में किसके मफादात थे? कोई स्कीम आप हमारे सामने लेके आए। कुछ चीज़ें शुरू हुई, हम कहते हैं जी कोल से बिजली पैदा होगी, हम कहते हैं विंड से होगी। सवाल ये है कि लोग ये सुन सुन के तंग आ गए।
लोग चाहते हैं हमें बताएं कि कोई 1 किलो कोला भी जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो हमें एक खुशखबरी बताएं। हम उसी तरह इसको सेलिब्रेट करेंगे जिस तरह अमरीकी खलाई शटर उतरी है मरीख पर। तो हमारे लिए तो ये ईद का दिन होगा। और एक दूसरी बात कि ये हमारा मसला नहीं था लोड शेडिंग, अब लोड शेडिंग को मसला बना दिया गया। लोड शेडिंग तो दरमियान में एक ब्रेक आ गया ना हमारे, कि एक मसला पैदा हो गया कि बिजली नहीं है। कोई बिजली किसी हुकूमत का ऑब्जेक्टिव होता है? वो प्लान देती है मुल्क की तरक्की, पॉवर्टी दूर कैसे की जाएगी, आपकी जीडीपी कैसे इंप्रूव होगा, आपकी इंपोर्ट कैसे बेहतर होगी, आपकी एक्सपोर्ट कैसे बेहतर होगी, आपका ज़रिए मुआवजा कैसे बेहतर होगा। हम फंस गए, लोड शेडिंग को अपने इशू बना लिया और इसको हमने ऐसा टारगेट किया मीडिया में भी कि अगर ये मसला ज़रा सा भी हल होगा, लोग कहेंगे बेजा होगी, पंजाबी में कहते हैं कि ये मसला हल हो गया, जैसे यही हमारा टारगेट था और बाकी सारे मसाइल मज़र में चले गए। सो आई होप कि ये कोई प्लान सामने आया आकर। और लेकिन अच्छी बात यह है कि मीडिया जाग रहा है, सिविल सोसाइटी जाग रही है, लोग सड़कों पे आ गए आकर, लोग परेशान हैं, लोग इस परेशानी का हल चाहते हैं। अच्छा, लोग परेशान हैं डॉक्टर साहब, लोग सड़कों पर तो आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वायलेंस भी नज़र आता है प्रोटेस्ट में। जो बात की है वज़ीर आज़म साहब ने कि पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात है, तो इंतखाबात के अंदर सबसे बड़ा किरदार तो आवाम का है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है तो वो सब जितने भी फरीक है सब मुतफिक है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम के बाद कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन का किरदार बहुत बेहतर होगा। अवाम का आपको लग रहा है कि शफाफ इंतखाबात में किरदार अब उस तरह से सामने आएगा जिस तरह से हम देखते हैं मगरबी जमहूरियत के अंदर? देखिए जी, अवाम को तो जो चीज़ समझाने की और सेंसिटाइज करने की है कि वो घर ना बैठें और अपना वोट का हक इस्तेमाल करें जिसको वो दुरुस्त समझते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हम कहते हैं जी मेरे वोट पाना की फ़र्क पड़ा है, मैं घर बैठ कर टेलीविज़न देखूँ, एक चैनल ऑन करूँ, दूसरा करूँ। एक हमारी क्लास है ख़ास तौर पर 11 बजे उठती है, शेव करती है, 12 बजे तक वो देखती रहती तमाशा, फिर नतीजे का इंतज़ार करती है और फिर घर बैठकर अपने मुल्क के तख्ते उलटाने का और उसको बनाने का एहतमाम करती है। अब वक्त आ गया है कि लोग बाहर निकलें और उम्मीद है कि जो नए वोटर्स आए हैं लिस्ट के अंदर, ख़ास तौर पर नौजवान जो पहली मरतबा अपना वोट कास्ट करेंगे, 3.5 करोड़, हाँ जी, जो इस मुल्क की समत का तयन करेगा कि नौजवान नस्ल जो है वो किस रुझान पे जाना चाहती है, उनको सही फैसला करना। अगर इस नस्ल ने गलत फैसला कर लिया बरादरी की बुनियाद पर, चौधराहट की बुनियाद पर और खग्गा टवाना कुरैशी मौलवी पीर किसी भी वोट की सोशलाइजेशन के बॉन्ड के अंदर वो अगर बह गए, खुदा न खासा, गॉड फॉरबिड, तो फिर इस मुल्क को बचा नहीं सकेगा। तो इनके अलावा डॉक्टर साहब हमारे पास किसी उसूल पर तय करना पड़ेगा कि वो एक शख्सियत को जिसको अपने माशरे में देखते हैं, जो वी लिव इन अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड, हमें पता है कि ये पढ़ा लिखा भी है, बाकिरदार भी है, ये मसाइल गाल भी जानता है, कम फॉरवर्ड और सपोर्ट है। एक और खबर शामिल करते हैं। नवावत की चीफ जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो तलब कर ली है। फैसल रजा अब्दी पीडी कोर कमेटी से बाहर ऐवान सदर में उनका दाखिला बंद कर दिया गया है। फैसल रजा अब्दी के बयानात की तौसीक नहीं करते वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का बयान है और तर्जुमान मैं हूँ कायरा कमर जमान कायरा ने कहा है कि, और उसके अलावा वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का बयान भी सामने आया और फैसल रजा अब्दी ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने बयान वापस ना लिया तो उनकी करप्शन बेनकाब कर दूंगा। मुकामी वकील की फैसल रजा चेयरमैन पैमरा और टीवी एंकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। फैसल रजा को भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की तरह इस्तेमाल किया गया। सियासी हलकों में नई बहस शुरू हो गई। फैसल रजा अब्दी साहब से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बाबर रवान साहब की PID में और फिर मलिक रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ताबड़तोड़ हमले, और अब इन्होंने तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के। जी, फैसल रजा अब्दी साहब के बारे में जो पीपल्स पार्टी ने बयान दिया है, मैं इस एक्शन को बड़ा ख़तरनाक एक्शन समझता हूँ अदलिया के हवाले से। यानी फैसल रजा अब्दी अगर पीपल्स पार्टी में रहते और पीपल्स पार्टी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती और उनका दाखिला बंद करना, ये बड़ी अपने सिम्बॉलिक किस्म की चीज़ें। मेरे ख्याल में उन्हें फ्री हैंड दिया गया है। क्या वो आज़ाद हैं? पीपल्स पार्टी तुम्हारी किसी हरकत की जिम्मेदार नहीं, तुम जो चाहो करते फिरो और जो चाहो कहते फिरो आकर। और पीपल्स पार्टी में जो चाहे करते थे, जो चाहे कहते थे, लेकिन उसमें उसका फॉलो पीपल्स पार्टी को पड़ता था कि देखें कि पीपल्स पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी आकर वो इसके बारे में कुछ तय करे। लेकिन अब वो जब कहते हैं हम तुम्हें डिसोन कर रहे हैं और ओन भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो ये बड़ा अच्छी सियासी मूव है पीपल्स पार्टी की। अदलिया को जितनी गालियाँ पिटवानी हैं एक ऐसे बंदे के जरिए पिटवा लें जो कहने को उनके कंट्रोल में नहीं है और उनके दायरा कार के अंदर, उनके सर्कल के अंदर भी शामिल है, या आज नहीं तो कल को फिर वापस ज्वाइन कर सकता है। मैं समझता हूँ इसे डेंजरस मूव इन ए वे, ये मेरा पर्सपेक्टिव है।
अच्छा, हम अपने नाज़रीन को नंबर्स जो है लाइव बताते चलें। आप इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स एक दफ़ा फिर से मैं आपको बताती चलूँ, आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये नंबर्स नोट कर सकते हैं। पहला नंबर है जी 0423, हमारा कोड है 6312187 हमारा पहला नंबर पे है। दूसरा 0423 हमारा कोड है 6307611 हमारा दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अपनी राय दे सकते हैं। और डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अगर उनसे कोई सवाल करना चाहें, उनसे कोई तबसरा लेना चाहें, कोई तजिया लेना चाहें किसी भी हवाले से, तो आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगली खबर की जानिब हम बढ़ेंगे। एक चीज मैं डॉक्टर साहब पूछना चाहूंगा, गो कि मामला अदालत की उन्होंने तौहीन किया और मामला अदालत में आ चुका हुआ है, जिसे स्पीडी जस्टिस कहते हैं हमारे यहाँ, वो नहीं मिल रहा। अगर स्पीडी जस्टिस अदालत करती, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाबर रवान साहब ने, और उनको एक मिसाल बनाया जाता कि अदालत है, अदालत कोई बाजार नहीं है, लेकिन नहीं किया गया। उसके बाद जुर्रत की मलिक रियाज साहब ने, और उसके ऊपर भी समातें चलती रहीं और टामक टोइयाँ। अब उसके बाद जुर्रत कर दी है फैसल रजा आबदी साहब ने भी। इसमें पूछूंगा, लेकिन एक लाइव कॉलर हमारे साथ। जी बिल्कुल, मिसेस जावेद हैं जी इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइन, काफी देर से इंतजार कर रही थी। डॉक्टर साहब उनसे जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। जी मिसेस जावेद, अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं और जानेंगे कि आज क्या कहना चाहेंगे आप हमसे। बहुत शुक्रिया, मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और आपके गेस्ट का भी। आप बात कर रहे थे कि अवाम इस दफा शफाफ तरीके से अपने वोट देगी या नहीं। आप देखें, हमारे मोरलेस तमाम पॉलिटिशियंस का यही तरीका है कि वो इलेक्ट होते हैं, उसके बाद वो अमेरिका की हर बात सुनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो अगर अभी भी जो डील करके आए, इनमें से कौन सा ऐसा पॉपुलर बंदा है जो कि करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, रियाज मलिक के साथ इन्वॉल्व नहीं है। ये गए हैं और इन्होंने फिर कहा कि जी जहाँ जहाँ ऑपरेशन करना हम करेंगे, जहाँ जितनी अरसा लड़ाइयाँ लड़नी हम लड़ेंगे, चाहे हमारी अवाम भूखी मरे। अवाम के साथ यह हाल हो रहा है कि बिजली जरदारी कहते हैं कि मेरे पास पैसे हैं, मैं रिलीज करूं तो आज लोड शेडिंग का मसला खत्म हो जाए, लेकिन महंगी इन्होंने इतनी की हुई, ये जानबूझ की अजियतें दे रहे हैं। और कोई भी ऐसा शफाफ बंदा नजर नहीं आ रहा इस वक्त जो कि आजमाए हुए, जो कि नेक्स्ट टाइम कोई सही तरीके से मुल्क को चलाएंगे। लेकिन आवाम को नहीं शऊर आ रहा और आवाम कहते हैं जी हम तो पिस रहे हैं, हम क्या कर सकते। आप कम से कम अपना वोट तो क्लियर और फेयर बंदे को दें, ये भी आवाम करने को नहीं तैयार, तो क्या किया जा सकता। बहुत शुक्रिया मिसेस जावेद, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया जी। उनका ये कहना है, जो जी बयान सामने आया वज़ीर साहब की जानिब से, उनका कि ये कहना है कि इंतखाबात का जो अमल है इसको शफाफ बनाया जाएगा। तो उनका ये कहना था कि अवाम जो है इस वक्त उनको फैसला करना है, उनमें ये शाऊर उजागर करना है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में जब मुल्क इतनी क्राइसिस से गुजरा हो, अवाम के पास कोई ऑप्शन ना हो, तो शाऊर उजागर कर किस तरह? देखिए, अवाम के पास एक ऑप्शन तो है ना, अवाम को ये तय करना है। और मैं ये मिसाल देता हूँ कि हमारे मुल्क की पार्लियामेंट को अगर आप देखें, हमारे मुल्क के 90% से ज़ायद अवाम आबास जिस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस क्लास से उनका ताल्लुक़ है, कमोबेश उतने ही उनके नुमाइंदे 90% से ज़्यादा जो असम्बली में गए उनकी क्लास से ताल्लुक़ नहीं है। यानी जब हम अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं तो अपनी क्लास के नुमाइंदे मुंतखब नहीं करते। वो लोग जो पहले अंदरून शहर में अगर रहते थे वो जाकर डिफेंस में रहते हैं, फिर इलेक्शन आकर वहाँ लड़ते हैं और नाक पर रुमाल लेकर गलियों से गुजरते हैं और फिर साल के बाद एक चक्कर लगाते हैं, अपनी राय से दूर हो जाते हैं। उनके बच्चों के खेलने के पार्क लाता होते हैं, उनके स्कूल लाता होते हैं, वो पूरे कट ऑफ होते हैं। लेकिन आके वोट देते हैं, फिर हम कहते हैं ये हमारा बरादरी का है, ये हमारे ये इलाके तय हुए हैं। लाहौर एक मजदूर अगर सरमायादार को वोट देगा तो सरमायादार कैसे ये सूरत हाल की तब्दीली कभी नहीं, अल्लाह ताला ने कोई तय नहीं किया हुआ कि जब हम चॉइस करते हैं तो हम फिर ये कहते हैं कि नहीं अस्सी तो बरादरियों बाहर नहीं जाना, तो फिर कोई तब्दीली टैबू से बाहर आना पड़ेगा। लाइव कॉलर है जी कसूर से, गफूर साहब कॉल कर रहे हैं। जी गफूर साहब, हमारी लाइन जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। गफूर साहब काफी देर से लाइन पे थे और इंतजार कर रहे थे। माजरत चाहते हैं आपसे, क्योंकि काफी सारी लाइन होती है इस वक्त। राना दर्शन हैं जी, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम में। जी राना दर्शन, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम तीनों को। मेरी अर्ज ये है कि जैसा कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान की जो अवाम है वो मायूसी का शिकार है इस वक्त, और इसकी वजह ये आपको साफ ज़ाहिर है कि 42% लोग वोट कास्ट करते हैं, 58% लोग वोट कास्ट नहीं करते। वो सिर्फ इसलिए कास्ट नहीं करते वोट, उनको पता है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं ये तमाम की तमाम अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हैं। इसलिए अमेरिका ने हमें वो जमहूरियत दी है जो मेरा मतलब है
कि करप्शन की जड़ है जो जमहूरियत अमेरिका के अपने पास है, जिसके जरिए वो अपने इंतखाब कराता है, उसी तरह की जमहूरियत अगर पाकिस्तान में होगी तो फिर इंशाल्लाह को तब्दीली के चांस हैं। जो मौजूदा जमहूरियत है इससे तो 1000 साल तक भी चांस नहीं है तब्दीली आए, इसलिए कि इलेक्शन में गुंडे लोग अपनी पावर से वोट हासिल करते हैं और अपने मुफादात के लिए हासिल करते हैं, 2-4 को खर्च करते हैं और 8-10 को कमाते हैं। 98% अवाम को एक 2-3% लोगों ने कब्जा किया पाकिस्तान पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत अमेरिका वाली है वो इधर आए, ये लगाम है वो कामयाब है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। एक आइडियल जी हाँ, बता दिया। इसका तरीका क्या है, अमेरिका के अंदर मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी, तो सदारती निजाम है लेकिन कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी है कैपिटलिस्ट सोसाइटी की। यहाँ पर भी कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी आई हुई है, जागीरदार और एक खास तबका जो उसमें आ सकता है, 2 करोड़ जिसके पास है आ सकता है, 2 करोड़ लगाकर 10 करोड़ कमाने का मसला बनाते हैं, इज राइट। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल ये कि हम अगर आइनी रास्ता देखें तो आइनी हल है कि आप अपनी तहीं जहाँ आप रहते हैं अपने कद के साथ खड़े हो जाएं और अपने तौर पर सही नुमाइंदा मुंतखब करें जो आपकी क्लास का हो। तो वो आपकी क्लास का नुमाइंदा का वहां जाएगा, वही आइन में तब्दीली लाकर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला सकता है। आपने कहा कि अमेरिका में भी कॉर्पोरेट जमहूरियत है कि कॉर्पोरेट जमहूरियत ने अमेरिका को एक अयाश अबाश कौम से दुनिया की सुपर पावर बना दिया और हमारी कॉर्पोरेट जमहूरियत ने हमें नंग, भूख, अफलास, गुर्बत और दहशतगर्दी दी। तो कॉर्पोरेट तो हमारे यहाँ तो सक्सेस नहीं हो सकी। मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ कॉर्पोरेट इसलिए कि वहाँ सिस्टम जो है ना कैपिटलिस्ट सिस्टम है। रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स दे बिलीव इन द सेम सिस्टम स्टेटस को के सिस्टम वर्क्स। उनको सिस्टम को कुछ चैलेंज नहीं करता आता कि राज परो भी जब खड़ा हुआ तो इन सिस्टम को चैलेंज नहीं किया। हमारे यहाँ ये है कि अल्लाह का फजल है, बड़ी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, इतनी पार्टियाँ हैं, डाइवर्सिटी है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। आइडियोलॉजिकल कंट्री होने के बावजूद भी हम ठगाठग जो चाहते हैं बात करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह नहीं है, लेकिन एक क्लास आ गई है, वो क्लास को मैं कॉर्पोरेट क्लास कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी नहीं, कॉर्पोरेट क्लास है, या जिसे क्लास ऑफ हैव्स कहते हैं। जागीरदार और अब सनतकार ये दोनों आ गए। हिंदुस्तान ने आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी लानत थी जागीरदारी को अपनी पॉलिटिक्स से अदा किया। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो लानत हमने सवार की हुई है और उसको इस हद तक ले आए कि हमारी एजुकेशन में भी आ गई है। अब वो एजुकेशन भी उनके कब्जे में है आकर, क्योंकि एजुकेशन कभी भी किसी हुकूमत की तरजीह नहीं रही, लिहाजा ये क्लास ने आकर प्राइवेट इदारे भी कायम कर लिए जो ट्रेड सेंटर बन गए। जब उनकी कमी पूरी हुई तो बाहर की NGOs भी आ गई, वर्ल्ड बैंक भी आ गया, उन्होंने आपके एजुकेशन सिस्टम को भी कंट्रोल कर लिया। तो ये एक पूरा सर्कल है जिससे एक क्लास जो है मुस्तफीज हो रही है। जी, अगली खबर भी नवाई वक्त टुडे में आज शामिल करते चले जी हम, जो कि चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं। उनका ये कहना है कि आप फहाशी फैलाना और अदलिया को गाली देना हुकूमत की पॉलिसी है। अब चैनल्स पर फहाशी हुई तो जिम्मेदार चेयरमैन पैमरा होंगे। उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं, रिपोर्ट तलब कर ली गई है, 6 चैनल्स के लाइसेंसेज मनसूख कर दिए गए हैं, 17 को जुर्माना कर दिया गया है चेयरमैन पैमरा। और अब चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया जी कि अब चैनल्स पर अगर फहाशी हुई तो इसका सख्त नोटिस लिया जाएगा। फहाशी जो है, अगर हमारे हुक्मरान आके, हमारे लीडर आके आमने सामने बैठ जाते हैं, एक दूसरे पे जुमले कसने शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर देते हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मीडिया का क्या कसूर है? मीडिया का इसमें क्या किरदार है? देखिए, एक बड़ा वसी मौजू है, मैं थोड़ा सा ज़रूर वक्त लूँगा, थोड़ा सा। देखें, बात यह है कि इसका ताल्लुक जो है हमारे यहाँ, ये लफ्ज़ फहाशी ज़रा सख्त लफ्ज़ है। मैं अगर इसको नरम करके बात करूँ, मैं कल्चर की बात करता हूँ। हमारे यहाँ मीडिया एथिक्स मौजूद हैं और पिछले दिनों आपको याद होगा 28 और 29 जून को प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो पहली मरतबा पाकिस्तान में एक्टिवेट हुई है, पहले भी थी लेकिन एक्टिवेट नहीं हुई। इस हुकूमत के इस कारनामे को बहरहाल मानना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा तासुब के अनक को उतार कर देखें तो इस हुकूमत ने एक ऐसे शख्स को तैनात किया है जिसने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि ही फर्मली बिलीव्स कि प्रेस को एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना चाहिए और उसने उसके लिए ब्रॉड बेस जो है थिंकिंग और लाउड थिंकिंग और क्रॉस टॉक बाकायदा पूरे पाकिस्तान में की है। उसने पूरे पाकिस्तान के शोबा सहाफ़त के सरबराहों को बुलाया, वहाँ पर 3 दिन ये कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने उसे खुद मॉडरेट किया। उसके अंदर आपके वज़ीर इत्तलात भी आए, वहाँ कोड ऑफ एथिक्स बने हैं, वो आप अगर पढ़े नेट के पर मौजूद हैं, अगर हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं। मैंने वहाँ पर एक चैनल जो इसने आजकल एथिक्स के बारे में एक मुहिम शुरू की हुई है, उनके नुमाइंदे ही मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में मैंने बात उठाई कि आपके अपने चैनल पर अगर ये सुर्खी नंबर 1 है हेडलाइंस, जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज इन अजमेर, सियाचिन ग्लेशियर गिरा हुआ था, पहली सुर्खी थी। और मैं ये सुना देता हूँ इसलिए कि वो सुनाई गई है कि आज़ाद कश्मीर की राबिया को उसके रिश्तेदारों ने अगवा करके इज्तिमाई ज़्यादती की, पहली खबर। दूसरी खबर, एक औरत अपने 3 बच्चों समेत खुदकुशी कर गई। तीसरी खबर, एक बम धमाका। चौथी खबर, टारगेट किलिंग। 5वीं खबर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। छठी खबर,
साचिन ग्लेशियर, ये हेडलाइंस थी जी। उन्होंने कहा जी ये तो कुछ बात ही नहीं है, तो बड़ी खबरें आती हैं क्राइम की, हम तो थोड़ी सी खबरें देते हैं। मैंने कहा अगर ये इतनी बड़ी खबर थी, मैं कहता हूँ ये खबर है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट आप नंबर 1 खबर और आपकी हेडलाइन, क्या यही आपका एक अखबार भी निकलता है? क्या उस अखबार की सुर्खी है? उस अखबार में ये खबर ही नहीं थी अगले दिन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेलीविज़न चूँकि फैमिली के साथ आप खबरनामा देख रहे हैं, अगर उसके अंदर ये लैंग्वेज आती है और आप बेटी के साथ बैठे हैं, बहन के साथ बैठे हैं, मैं तो इस तरह डिफाइन करता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी खबर, एक ऐसा कंटेंट जिसको मैं फैमिली के साथ देखूँ और एम्बैरस फील करूँ, इसको रोकना चाहिए। एम्बैरस फील करूँ, मैंने बड़ी एक सेफ लैंग्वेज इस्तेमाल की है। हमारे यहाँ जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, मुझे अगर वक्त दें और मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाए तो वो 1 महीने का मुझे टाइम दें, मैं आपको पूरा डेटा लेकर, आप फ्रीक बन सकते हैं। बिल्कुल, मैं आई लाइक टू बी, मैं थोड़ा सा सेंसिटाइज भी हो रहा हूँ इस सिलसिले में कि मैं डेटा कलेक्ट करके 1 महीने के अंदर बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की मैगजीन्स, खासतौर पर जो संडे मैगजीन्स आते हैं, जो आप अपने घर में रख कर आप मेज़ पर रख नहीं सकते, उसे फौरी तौर पर अब उठाकर अंदर रख देते हैं। मैं मिसालें दे सकता हूँ। एक तो ये बात, दूसरी बात है कि एक तबके ने कल से मैं टेलीविजन पर देखा है कि इस पर भी एक इतराज़ शुरू कर दिया है। यानी उनको इस बात की तकलीफ है बजाय खुश होने के कि हमने अपने बच्चों को बचाना है। मैं बताता हूँ दुनिया का कौन सा मुल्क है, अमेरिका को मिसाल ले रहे हैं। अमेरिका में स्टेट ऑफ बैफलो के अंदर एक चैनल को बंद करने की बात आई जो चाइना और कनाडा का मुश्तरका चैनल था, और उस स्टेट ने कहा जी कि ये पोर्नोग्राफी प्रमोट करता है, इसकी सैटेलाइट बीम को जैम कर दिया जाए। एक फोटोग्राफिक एग्जीबिशन थी, एक स्टेट ने उसको बैन कर दिया कि ये पोर्नोग्राफी जो है प्रमोट कर रहा है। वो चैनल बैन कर दिए जाते हैं बच्चों के लिए अगर कोई ऐसी ऐड चल जाए जिसके अंदर उनके रूल्स और पोर्नोग्राफी जो है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती है, तो बैन कर दिए जाते हैं। हमारे यहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसियों को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, जो इस तरह के इश्तिहार बनाती हैं। सोप के इश्तिहार आप देख लें, उसके अंदर क्या है जी, मैं तफसील से यहाँ बयान नहीं करना चाहता। तो पॉइंट आई एम मेकिंग कि दुनिया के हर खिते में, इंडिया में क्या हुआ, डॉक्टर साहब चोली के पीछे वो गाना जो था उसको चैलेंज कर दिया। हम चाहेंगे कि ये जो इंतहाई अहम टॉपिक जिसमें आपकी दस्तरस भी बहुत ज्यादा, और खास तौर पर ये फॉर्चुनेटली अब सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो चुका हुआ है, इस पर एक आपसे बाकायदा नशिस्त करेंगे। सिर्फ आखिर में मुझे एक इसी बारे में कॉमेंट कर दें कि जो री इनेक्टमेंट का सिलसिला चल रहा है, जिसमें हम जुराइम को, जिसमें हम पोर्नोग्राफी को, रेप्स को, इस तरह की इंतहाई जो हीनियस क्राइम्स हैं उनको हम री इनेक्ट करके दिखा रहे हैं। खबर देना सिर्फ खबर की हद तक होता है, उसको इस अंदाज से दिखाना, इसको किस तरह देखते हैं? मैं क्या बताऊं, मेरे पास एक चैनल पर यह खबर ब्रेक की गई कि मोटरवे पुलिस की एक ऐसी लड़की से एमए किया था, उसको मोटरवे पुलिस ने रेप कर दिया। ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ थी। उस लड़की ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए बताया कि उसके साथ क्या जुल्म हुआ। उसको 150 मरतबा रिपीट किया गया। मैं ये समझता हूँ हमने 150 मरतबा रेप करवाया उसको। अभी ये मुआशरा इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि बच्ची को इस मुआशरे में अप्रिशिएट किया जाए उसकी जरूरत को। ये मुआशरा उसको कबूल नहीं कर रहा। आपने पहले तो लोग रे इस्तेमाल करते, अब आपने राबिया कह दिया। यानी एथिस्ट कहाँ गया? कर मुआशरे को जागना पड़ेगा। बेसिकली रीडर्स को लेटर टू एडिटर लिखना पड़ेगा, व्यूवर्स को और लिसनर्स को कॉलें करनी पड़ेंगी। देखो मुआशरा जागेगा, रिएक्ट करेंगे तो चीज़ आएगी। अमेरिका के अंदर एक ज्यूश कम्युनिटी ने जब बाकायदा फाइल किया कि मेरा बच्चा ये आपकी नज़म नहीं पड़ेगा जिसमें लिखा हुआ है वन नेशन अंडर गॉड, उसने कहा इससे सेकुलर स्टेट, मेरा बच्चा नहीं पड़ेगा। जब कोर्ट ने उसके हक में फैसला किया तो हमने भी लिख के दे दिया अपने बच्चों, हमारा बच्चा भी नहीं पड़ेगा। वी वर ऑल द बेनिफिशरीज, लेकिन एक्टिव नहीं थे। वी वर द पैसिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जुर्रत का मुजाहरा करना पड़ेगा, लेकिन बदकिस्मती से अगर हम अपनी सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली, खासतौर पर पंजाब असम्बली की अक्सर हम आपको खबर दिखाते हैं, पंजाब असम्बली के अंदर जिस तरह से तानो तशनी की जाती है, गालम गलोच किया जाता है पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान, उससे यकीनी तौर पर अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम की दुनिया में ये अक्स के तौर पर सामने आते हैं। अगर इनकी गुफ्तार इस तरह की होगी तो अवाम का गुफ्तार और किरदार तो यकीनन बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगली खबर भी शामिल करते चले जी, जो कि है पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से। दुश्मनों की ख्वाहिशात के बरक्स पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात मजबूत बनाए। ईरानी सदर महमूद अहमदनेजाद दोनों ममालिक के मफादात और दुश्मन मुश्तरक हैं और मसला कश्मीर का मुज़ाकरात से हल चाहते हैं। नैयर बुखारी साहब की जानिब से ये बयान सामने आया है। पाक ईरान ताल्लुकात जो है एक दफ़ा फिर से उनकी बात की जा रही है और मसला कश्मीर, अल्लाह करे जी मुलाकात हुई है जी। मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि हम ईरान को और ईरान की क़यादत को इस मुल्क में पता नहीं शौरी तौर पर कम डिस्कस करते हैं, ताकि कहीं लोग उनको मॉडल के तौर पर कबूल करना शुरू कर दें और हमारी क़यादत के ऊपर तनकीद का जो है सारा फॉल आउट ना है। मैं चूँकि ईरानियन स्टडीज़ मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने ईरानी मीडिया पर पेपर पब्लिश किए हैं 15, तो मैं वहाँ की सोसाइटी को भी जानता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि देखें कौम बनाई जाती है, कौम को खड़ा किया जाता है, कौम के अंदर एतमाद पैदा किया जाता है।
असल बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान दो ऐसी इस्लामी क़ुव्वतें हैं जो हमसाया भी हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हुआ चाहती हैं, टेक्नोलॉजिकली और हरबी एतबार से भी। अगर ये दो मुल्क अगर जॉइंट वेंचर करें, इस रीजन के अंदर अमेरिकन इंटरवेंशन को रेस्ट्रेन किया जा सकता है। हम अगर बॉर्डर पे अपनी तजारत करें आकर, तो हमें ये तेल जो हम इतना महंगा लेते हैं आकर, बलूचिस्तान के ज़रिए लोग सस्ता तेल क्यों आता है वहाँ से, हमने ये सारा सिलसिला बंद कर दिया। हम तो असल में बेसिकली मिडल ईस्ट का हिस्सा थे, हम इनका हिस्सा थे सेंट्रल एशिया का। हमें इधर जो हमारा मुंह करवा दिया, चूँकि हमारा रंग काला, हम इंडिया के साथ मिलते हैं, बांग्लादेश श्रीलंका के साथ हमारा रंग मिल गया, अमीर अब्बास का रंग तो ईरानियों के साथ मिलता है, तो रंग हो रहा है। तो हमें इस तरफ जाने की बजाय हमें इधर से रोका गया। हम गेटवे थे बेसिकली सेंट्रल एशिया का और अपने मिडिल ईस्ट का। डॉक्टर साहब, अगर हमें इधर देखने की जरूरत है। अगर अकेला ईरान साम्राज्यत या सहूनियत और अमेरिका की बालादस्ती के खिलाफ स्टैंड ले सकता है, और जिस तरह से अमेरिका और ईरान की टेंशन हम देखते चले आ रहे हैं, और जिस तरह से अमेरिका को वहाँ पे तनकीद का निशाना बनाया जाता है, अगर पाकिस्तान एक एटमी ताकत और एक इस्लामी रियासत होने की हैसियत से पाकिस्तान भी स्टैंड ले, तो एक और एक तो 11 होते हैं, 2 नहीं होते। तो पाकिस्तान और ईरान दो सरहदी ममालिक मिलकर, जो एक अभी भुट्टो का ख्वाब भी था कि इस्लामिक ब्लॉक बनाया जाए, तो ये एक कैसी पेशरफ हो सकती है इंटरनेशनल सिनेरियो में? देखिए जी, इकबाल ने तो तेहरान के बारे में मुसलमानों का जनेवा का तो मुझे मशरिक का जनेवा, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमें तजारती एतबार से, माशी एतबार से और सिक्योरिटी के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से, देखिए मैं ये कहता रहा हूँ, मैंने जब भी ईरान भी गया हूँ, मैंने हमेशा ये कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमें मुसाफकत की बजाय मुआफ़कत और कोऑपरेशन की पॉलिसी इख्तियार करके हम अमेरिका को वहाँ से भगा सकते हैं, एंड दे टेंड टू एग्री। तो हमने कभी ये कोशिश नहीं की हम वहाँ पर फंक्शनरी बन जाते हैं अमेरिकन इंटरेस्ट के। जब हम अमेरिकन इंटरेस्ट के फंक्शनरी बन जाते हैं तो फिर एतमाद टूट जाता है। हमें ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात कितने ही अच्छे क्यों ना हो, इट विल नॉट अफेक्ट पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप। ये वो भी गारंटी चाहते हैं और ये गारंटी उनका हक बनता है। ठीक, पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से डॉक्टर साहब ने जो इकबाल के शेर का रेफरेंस दिया, इकबाल ने आज से 70-80 साल पहले या 7-8 दहाई पहले जिस बसीरत का मुजाहरा करते हुए शेर कहा था कि तेहरान गर आलम मशरिक का जनेवा, तो इस कुर्रा अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। आज हम देखते हैं कि जिस तरह से ईरान ने स्टैंड लिया हुआ है सहूनियत के खिलाफ, अगर पाकिस्तान और ईरान इस मामले में इकट्ठे हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर एक बहुत खूबसूरत इस्लामिक आइडियोलॉजी को हम पोर्ट्रे कर सकते हैं। अगर ये खबर शामिल करते हैं जी, लाहौर में डाके, मुस्लिम लीग नून की MNA सुमेरा यासिर को लूट लिया गया और मुज़ाहमत पर कंपनी मैनेजर कत्ल। डाकू कंपनी के 40 लाख लूट कर फरार, गनमैन की फायरिंग से एक डाकू हलाक। SSP मोटरवे के घर डकैती और मुज़ाहमत पर उनकी वालिदा जख्मी हो गई हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो अगर हम दीगर सूबों में भी इंतहाई नागुफ्ता है, लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो इंतहाई तशवीशनाक और परेशान। मेरे ख्याल से अगर लाहौर की बात की जाए तो डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि लाहौर भी अब कराची बनता जा रहा है? मुझे तो मदिया से लगता है कि कराची से लेकर लाहौर तक ये लूट मार, ये टारगेट किलिंग, ये डकैती की वारदातें शायद ये अब सनत का दर्जा इख्तियार करती जा रही हैं। लोग ये समझते हैं कि पढ़ लिख कर नौकरी तलाश करना और नौकरी से गुजारा ना होना ये शॉर्टकट है। शायद इसमें रिस्क भी है, शायद मज़ा भी है, एडवेंचरिज्म भी है। ऐसे लोग इसमें आ गए हैं और फिर ऑर्गेनाइज किस्म के इसमें ग्रुप आते जा रहे हैं। इसमें कराची में तो यहाँ तक भी है कि माफिया, ड्रग माफिया और ज़मीन माफिया के अलावा उसके अंदर फिर वहाँ से वज़ीरिस्तान के लोग भी और दूसरे लोग भी, सारे के सारे उन्होंने सोचा शॉर्टकट है, यहाँ से पैसा कमाओ आके, और वो कहते हैं अपने अपने मकासद के लिए ताजर से ही पैसे लो, लूट मार के ही पैसे लो आकर, चाहे इसको कारे खर के इस्तेमाल करें बकौल किसी के, और चाहे उसे वो अपनी पेट पूजा के लिए इस्तेमाल करें। असल में इसको हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ एड्रेस करना पड़ेगा, जिसमें हमारी पॉवर्टी एलिवेशन की पॉलिसी भी शामिल है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें हमारी गुड गवर्नेंस की स्ट्रेटजी भी शामिल होनी चाहिए, इसके अंदर पॉलिटिकल विल भी शामिल होनी चाहिए, इसके अंदर कौम की अखलाकी तरबियत भी शामिल है, इसके अंदर निज़ाम तालीम भी शामिल है, इसमें मस्जिद का और चर्च का किरदार भी शामिल है, जो हमने माइनस किया हुआ। अगर वहाँ पर हमने जनवरी फरवरी के किस्से और झगड़े और 15 लोटों से वजू सही है कि नहीं, इसको तो हमने मौजू बनाया, हमने समाजी मौजूद को मौजू नहीं बनाया। मेरे ख्याल में चारों तरफ उस्ताद का अपना रोल है, आकर मीडिया का अपना रोल है, आकर मीडिया बार बार ये अनाउंस करे कि आप अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। आपको पता है आपके हमसाये में कौन रहता है, आपका क्या फ़र्ज़ बनता है। आपने किसी अजनबी को देखा है, किसी का दरवाज़ा नॉक कर रहा है, तो आपकी क्या ड्यूटी है। इस तरह की चीज़ें वेस्ट में चलती हैं, फर्द से लेकर कौम तक की तबीयत का जो सिलसिला है उसको। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी हुकूमतों की कभी तरजीह रहा है? जिस शहर के अंदर सारा का सारा पैसा जो है वो अंडरपासेस के ऊपर, फ्लाईओवर्स के ऊपर,
और लैपटॉप स्कीमों पे और उनकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर अरबों रुपए या करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उसके बरक्स अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को देखें तो 2012-13 के बजट में पंजाब हुकूमत ने जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो बजट मुख्तस किया है, उसको अगर हम पर सिटीजन ऑफ पंजाब देखें तो 550 रुपया हुकूमत पंजाब के एक शहरी के जानो माल की हिफाजत के लिए पूरे साल में खर्च करेगी। तो 550 रुपया तो एक 5 स्टार होटल में एक वेटर की टिप बन जाती है। तो 550 में क्या एक शख्स के जानो माल को महफूज किया जा सकता है? ऑन टॉप ऑफ इट कि जो पुलिस मौजूद है वो एलीट की सिक्योरिटी पर जाती है, तो वो इतनी चीज मौजूद ही नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस ऑफिशियल से जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो वो इस बात का शिकवा करते हैं कि जब कहीं पे प्रोटोकॉल है, आईजी की मूवमेंट हो रही है, मिनिस्टर्स की खासतौर पे सीएम साहब की मूवमेंट हो रही है, तो पूरी की पूरी उस इलाके के जो 5 या 6 थाने हैं उनका पूरा दिन जो है उसी मूवमेंट में एंगेज होता है। एक और भी चीज़ इसमें कराची में खासतौर पर और यहाँ पर भी इसका तासुर दिया गया है कि पुलिस के अंदर भर्तियों में लो लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक, SHO लेवल तक सियासी भर्तियों पर बड़ा जोर है और ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। यहाँ वैसे पंजाब में ये कोशिश की गई थी, चीफ मिनिस्टर ने शुरू में ये बात कही थी और चीज़ें सामने के मेरिट पर लोग आए हैं, लेकिन इसके बावजूद MPAs और MNAs अपने रास्ते निकाल लेते हैं आकर। चीफ मिनिस्टर कहाँ कहाँ जाए, सिस्टम हमारी अभी भी ऐसा फुल प्रूफ नहीं है कि वाक़तन जो लोग फ़िज़िकल फिटनेस के अलावा ज़हनी तौर पर मुल्क और माशरे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को फिक्स करना चाहते हैं, इस तरह के लोग आने की बजाय और तरह के लोग जो सियासी वापसियों वाले लोग हैं, और उनका किरदार कुछ भी हो। अच्छा, कैरेक्टर को हमने कोई क्राइटेरिया का हिस्सा नहीं बनाया, यानी हम सारी चीज़ें देखें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, इंटरव्यू कैसे, सियासी वापसी क्या है, लेकिन ये जानने की हमने कभी कोशिश नहीं की कि वी लिव इन अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड, ये ट्रैवल करती हैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको कभी हमने एड्रेस करने की कोशिश भी नहीं की कि यार बंदे का करैक्टर क्या है, जिसने जाकर यहाँ पर, जिसके पास माँ बहनों के तलाक के और निकाह के मामलात भी आने हैं। तो ये सब चीज़ें जो मुआशरे को देखनी पड़ेंगी और वाशफुल होना पड़ेगा, और इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और अगेन वही बात होती है कि मुआशरे के अंदर तत्हीर का अमल जब होगा तो उसी प्रोसेस से, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। इसके लिए क्रिमिनोलॉजी को स्टडी करना पड़ेगा। फर्द से लेकर कौम तक की तरबियत में जितने भी इदारे हैं, मीडिया है, हुकूमत है, तालीमी इदारे हैं, उन सबको एक बच्चा जब पैदा होता है तो उससे लेकर उसको बताना है कि उसने पुरअमन और जिम्मेदार शहरी किस तरह बनना है ताकि वो जुराइम का हिस्सा ना बने बल्कि तरक्की का और तामीर का हिस्सा बन सके। अगली खबर के जाने बढ़ते हैं जी। अल्ताफ हुसैन साहब ने कल एक इफ्तार डिनर से खिताब किया था, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कार्रवाई कर ली। कत्लो गारत करी का क्या हुआ, आर्मी चीफ से अमन व अमान पर कहा ये क्या हो रहा है, रहमान मलिक अच्छे हैं जबकि हालात अच्छे नहीं है, अदलिया पार्लियामेंट इख्तलाफात खत्म करे, इस्लाह ना की तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। अल्ताफ साहब ने यह भी बात की कि मैं दिफाए पाकिस्तान के हक में हूँ जबकि बाज़ लोग दफाए पाकिस्तान के हक में है। तो जो उन्होंने कल खिताब किया है काफ़ी दिलचस्प बातें मामूल के मुताबिक उन्होंने की हैं, किस तरह देखते हैं? जी, अल्लाह करे कि जो उनकी मुस्बत कोशिशें हैं वो मुस्बत रंग लाएँ। लेकिन जो कराची के बारे में उन्होंने बात की, सुप्रीम कोर्ट ने कराची की सूरत हाल के बारे में बाकायदा एक फ़ैसला किया था, उसको इम्प्लीमेंट किसने करना था? इम्प्लीमेंट करना तो सूबाई हुकूमत ने। सूबाई हुकूमत किसकी है? तीनों की है। तीनों जो हैं अपने आप को बराबर का ज़िम्मेदार समझें कि वहाँ की टारगेट किलिंग, वहाँ की बताखोरी, वहाँ की ओवरऑल सूरत हाल को कंट्रोल न करने में जो नाकामी है उनकी गवर्नेंस की है। देखें, अगर आप कहते हैं कि हम नहीं कर सके तो मान लें कि हम नहीं कर सके और मुस्तफ़ी हो जाए, लेकिन वहाँ रुके भी हुए सारे के सारे, छोड़ भी नहीं रहे और फिर इल्ज़ाम भी एक दूसरे पर लगाते चले जा रहे हैं। असल बात यह है, और मैं समझता अल्ताफ़ साहब की बड़ी पावर है वहाँ, अगर अल्ताफ़ साहब खुद अकेले तनहा भी ये काम करना चाहें, ये मेरी ज़ाती राय है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इनके रज़ाकार भी चौक पे खड़े होकर रोक सकते हैं। तो क्यों नहीं रोक रहे? आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि अगर वो चाहे तनहा भी तमाम हालात को कंट्रोल कर सकते हैं? इसका जवाब मैं नाज़रीन पर छोड़ जा रहा हूं। तो पावर पॉलिटिक्स, पावर गेम है कराची। जी है, बिल्कुल है। देखें, वहाँ जो सबसे ख़तरनाक बात हो रही है कि अगर ताजिर वहाँ पर गैर महफूज है, इसका मतलब बिजनेस वहाँ पर गैर महफूज है। बिजनेस गैर महफूज है तो कराची गैर महफूज है। कराची का मतलब पूरा कराची को बिल्कुल पैरालाइज करना, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ, मिनी यूरोप कहा जाता है। और मेरे ख्याल में शायद ये चीज़ें इसलिए भी वहाँ पर एड्रेस नहीं की जा रही, जिसकी तरह मुझे खौफ आता है। कभी कभी मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि ये मेरा खौफ जो है गलत साबित हो, कि कहीं इंतखाबात को डिले करने और 1 साल आगे ले जाने के लिए इस सिचुएशन की मैन्युफैक्चर तो नहीं की जा रही, या इसको कहीं अंगेख तो नहीं किया जा रहा बलूचिस्तान और कराची, ताकि कहा जाए कि देखें कराची के हालात ऐसे हैं यहाँ इंतखाबात हों,
क्या बलूचिस्तान के ऐसे हालात हैं इंतखाबात हों और वहाँ की पार्टी अगर हिस्सा नहीं लेंगी बलूचिस्तान के इलेक्शन में, जिसके लिए कोई सीरियस कोशिश हमने नहीं की हुकूमती सतह पर और इस्टेब्लिशमेंट की सतह पर भी, कि वहाँ जाके नेशनलिस्टों को हम आमादा करते कि इलेक्शन के चंद महीने रह गए, आप आएँ आकर इस मेन स्ट्रीम में हिस्सा लें। अगर वो नहीं हिस्सा लेंगे, पाकिस्तान की कोई सियासी जमात इंतखाबात की हिमायत करने का सोच भी नहीं सकेगी, और यूँ एक लगा लगाया बहाना मिलेगा कि जनाब इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है कि एक साल के लिए इंतखाबात पोस्टपोन किया जाए और फिर वो सारे एंड्स हासिल किए जाएं जो उसके पीछे छुपे हुए हैं। ठीक, अभी एक गुजरांवाला सिटी लाइव कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, लियाकत अली, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। जी लियाकत, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम पे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं साफ फैन के हवाले से बात करना चाहूँगा। जो उन्होंने आज बयान दिया है वो नपी-तुली बात करते हैं, अदालत में भी अदालत को कर ले आते हैं। अब उनका बयान दोबारा पढ़े, अदालत को भी उन्होंने कौन किया कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है तो फिर ये अदालत सुप्रीम है। जी ये तकरीक पार्लियामेंट को फला होने दें, मतलब उनका वादे खाता है पिछले फैसले की तरफ। ये गवर्नमेंट के जितने भी ये बिजली वर्गों के ये सारे मामलात है ना जो नेगेटिव है उनके पूरे मुतव्वज है। लियाकत, आप अपने टेलीविजन का जरा वॉल्यूम जो है वो कम कर दे ताकि आपकी आवाज जो है क्लियर पहुंच सके हम तक। जी मैंने बंद कर दिया। जी मैं कह रहा हूँ वो अदालत को भी मुखातब होकर कह रहे हैं कि जो आपने फैसला दिया है ना वो हमारी बालादस्ती पे दफा है, ताजा दिन का फैसला है। वो बयान मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ होते रहते हैं, ये पार्टी को भी परसू करते हैं, आपकी पॉलिसी को सबको राजी करते हैं जब भी है। चले, बहुत शुक्रिया। लियाकत अली गुजरांवाला से हमें कॉल करते हैं। डॉक्टर साहब अल्ताफ साहब के बारे में उनकी बड़ी नपी-तुली बात करते हैं और सही पूरी तरह से पॉलिटिक्स में रहते हैं सारी पार्टीज के साथ। उन्होंने अब तो उन्होंने ANP जो उनकी रिवायती हरीफ समझी जाती थी उसको भी उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लाने के लिए मीटिंग्स की हैं, और आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं जिन्होंने उनके खिलाफ स्विट्ज़रलैंड में वो और लंदन में जाके केसेस दायर किए खान साहब ने। तो कैसी पॉलिटिक्स लग रही है आपको MQM की? देखिए जी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इसके पीछे बाकायदा कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो फ़ायदा उन्हें ये हो रहा है कि इससे वो मीडिया में आ रहे हैं डेली, आज फलां से मुलाकात है मीडिया कवरेज, आज फलां से मुलाकात है मीडिया कवरेज, ठीक है। इससे उनका वो इमेज भी किसी हद तक रिपेयर हो रहा है कि ये फाशिस्ट थे, कराची के अंदर गड़बड़ करते हैं, फला करते हैं। ये इनका ये आ रहा है कि ये पॉलिटिकल सोल्यूशन पे बिलीव करते हैं, ठीक है, और ब्रॉड बेस थिंकिंग पे बिलीव करते हैं। अब ये पाकिस्तान थिंकिंग की बात कर रहे हैं, ये इनका फ़ायदा है इसमें। नंबर 3, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की मूव पर ये सारी मूव चल रही है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आप क्या लेना चाहेंगे? असल बात है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक एजेंडे पे होनी चाहिए, और वो ये है कि नो डिले टू इलेक्शन, नंबर 1, एंड एंश्योर इलेक्शन, बर वक्त इलेक्शन पर एंश्योर करें, और ट्रांसपेरेंसी। और नंबर 3 कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं आकर उनके लिए सारे मिलकर, मैं तो बार बार अपने प्रोग्राम्स में ये कहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जो है उसको कुछ अरसे के लिए बलूचिस्तान में शिफ्ट कर दिया जाए, और सिविल सोसाइटी भी और खासतौर नवाज शरीफ साहब भी। डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान के अपने वज़ीर आला तो इस्लामाबाद में घूम रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये एक वाहिद वजह है, एक वजह में से वजह है कि वहाँ की अपनी लीडरशिप इस्लामाबाद में रहती है, तो उनसे कॉन्टैक्ट कौन करेगा जो उस सारे मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई चीज़ सीरियस जाहिर तो करें कि आर वी सीरियस टू ब्रिंग दोज पीपल बैक इनटू द फोल्डर ऑफ डेमोक्रेसी। हमने कोई सीरियस कोशिश 4.5 साल में हुकूमती सतह पर या सिविल सोसाइटी और एस्टेब्लिशमेंट तीनों की सतह पर कोई डिमॉन्स्ट्रेट नहीं की। और सच्ची बात है कि राउंड टेबल इस पर तो बुला रहे हैं आप, 4.5 साल से राउंड टेबल आप बलूचिस्तान के मसले भी बुला रहे थे, वो तो नहीं हुई। तो ये राउंड टेबल किस काम के लिए? कहीं ये तो नहीं है कि आप कोई अमेरिका की धमकी और के नाम पर और बलूचिस्तान में कोई छोटा सा ऑपरेशन करवा कर इस इलेक्शन को डिले कराने के लिए कोई हालात ख़राब हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बेईमानी है, क्योंकि 3 महीने रह गए। अगर फर्ज किया ये कोई फैसला भी करते हैं कि ऐसा करें, उस पर अमल दरामद कौन करेगा? हुकूमत आ जाएगी, वो हुकूमत करेगी जो खुद वो प्राइम मिनिस्टर करेगा जिसकी तस्वीर भी एयरपोर्ट पर नहीं लगी हुई अभी तक।
डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब को जाना है, हमें उन्हें रुखसत करना है। आखिरी खबर मदिया शामिल कर लेते हैं। जी हाँ, आखिरी खबर है 18वीं तरमीम के हवाले से। 18वीं तरमीम की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, नई वजारतों का जवाब नहीं। रजा रब्बानी साहब का कहना है खुर्शीद शाह चांडियों की सरबराही में कमेटियों ने 18वीं तरमीम को लपेटने की कोशिश की, सूबाई खुद मुख्तारी मुतासिर होगी। हुकूमत बताए किस कानून के तहत नई वजारतें बनी। सेनेट कमेटी में बयान, नई वजारतों का रिकॉर्ड। चारों चीफ सेक्रेटरीज तलब, इजलास 12 सितंबर को किया जाएगा। जी, चीफ सेक्रेटरीज को चारों को तलब कर दिया गया। इजलास जो है वो अब 12 सितंबर को होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस इजलास में क्या पेशरफ्त होने का इम्कान है? जो रब्बानी साहब की जानिब से बयान मुतफिका 18वीं तरमीम पर तो अमल करवा नहीं सकी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे कैसे अमल होगा? देखिए, एक तो ये कि जी 18वीं तरमीम के अंदर कई मामला ऐसे हैं जिसके अंदर फैसले तो हुए हैं लेकिन होमवर्क कोई नहीं है। देखिए, निटी ग्रिटीज़ में टाइम लगता है। मसला एजुकेशन आप ले लें, अब हायर एजुकेशन कमीशन का मसला था जिसको फेडरल रहना चाहिए, सूबाई हुकूमतों के पास अभी कैपेसिटी नहीं थी कि वो फौरी तौर पर इस सिस्टम को सूबाई सतह पर अडॉप्ट कर सकते। तो जो काम करने के असर में हम लोग होमवर्क किए बगैर, ऐसे ही जैसे सूबे में फ़र्ज़ किया आप अनाउंसमेंट करते हैं सूबों की तकसीम और उनके बेशुमार जो उनके साथ वाबस्ता मामलात हैं उस पर पूरा वर्किंग पेपर तैयार करना पड़ता है। तब उस वर्किंग पेपर को लोग डिस्कस करते हैं, फिर जाकर उसकी अमली शक्ल निकलती है। तो जब तक हम उसको रियलिटी में ट्रांसलेट करने का पेपर नहीं लाएंगे उस वक्त तक ये बहस ऐसी रहेगी। कोई इधर निकल जाए, कोई इधर निकल जाएगा, कोई लाइन क्रॉस करेगा। तो लाइन क्रॉस हो रही है क्योंकि ब्लरी लाइन्स हैं दोनों के दरमियान। क्लियर लाइन उस वक्त ड्रा होगी जब आप स्पेसिफिकली चीज़ों को डिफाइन कर लेंगे, और डिफाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कमेटियाँ जो इन चीज़ों का नोटिस ले रही हैं। चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादातर पॉलिसीज़ बनाई मुख्तसर मियाद जाती हैं, तवील मियाद पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती, चाहे कानून साजी हो या आइन साजी हो, वो भी तवील मियाद नहीं की जाती। एक दफ़ा ये फैसला करना होगा सियासी क़यादत को, कौम को, कि हमने पाकिस्तान को आज से 100 साल के बाद या 200 साल के बाद कहाँ लेके जाना है। जिस तरह अमरीकी कौम ने 18वीं सदी में ये फैसला कर लिया था कि हमने 21वीं या 20वीं सदी में अमरीका को दुनिया की सुपर पावर बनाना है, इसी तरह से पाकिस्तानी क़यादत को भी ये फैसला करना होगा। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब आज हमारे साथ मौजूद थे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज हमें काफ़ी वक्त दिया। दोबारा भी इनको ज़हमत देंगे। न्यूज़ लाउंज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बढ़ेंगे नवाए वक्त कॉलम की जानिब, और आपको बताते चलें कि जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी साहब का कॉलम है बेनियाजियाँ, जिसमें जुडिशल मार्शल का ख़ास तौर पे जिक्र किया गया है। जुडिशल मार्शल का इंतज़ार है और हम डॉक्टर साहब को लाइन पे लेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि जुडिशल मार्शल का किसे इंतज़ार है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम पे, और आपके कॉलम के हवाले से आज आपसे बात करना चाहेंगे। आपने जैसे कि कहा कि जुडिशल मार्शल का इंतजार है, किससे इंतजार है? आपको क्या लगता है कि किसको इंतजार है जुडिशल मार्शल का? मुझे तो लगता है कि पीपल्स पार्टी को मार्शल लॉ का इंतजार है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है लोगों के पास जाने के लिए। इलेक्शन में कोई उनके पास इशू नहीं है। लोगों को अजियत और जिल्लत में मुब्तला किया है उन्होंने 4.5-5 साल। तो वो क्या कहेंगे लोगों से जाकर? वो ये चाहते हैं कि मार्शल लॉ लग जाए ताकि हम ये बहाना करें कि हमारी हुकूमत को तोड़ दिया गया है। जो पीपल्स पार्टी का रवैया है, जो उसका वतीरा है, एक तो वो शहीद करा लेते हैं अपने आदमी को, उसके बाद निज़ार में आ जाते हैं, और अब न जाने किसको शहीद कराना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको जो आदमी होगा उसे शहीद तो नहीं कहा जा सकेगा। लेकिन एक अजीब बात है कि जरदारी ने अपने बेटे बिलावल जरदारी को बिलावल भुट्टो जरदारी कह दिया है। ये बड़े खतरे की अलामत है, और मैं बिलावल की सलामती के लिए दुआ करता हूँ। तो मेरे ज़हन में ये है कि मार्शल लॉ का इंतजार तो होता है जब जमहूरियत को 4-5 साल हो जाते हैं। इस मुल्क को जमहूरियत और अमरीयत दोनों से कोई फायदा नहीं पहुंचा। अच्छा, आपने जमहूरियत और आमरीयत की डॉक्टर साहब बात की, माजरत करती हूँ आपको इंटरप्ट करने की, और आपने कहा कि भुट्टो का लफ्ज लगा दिया गया, बिलावल जरदारी के नाम के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी उसको कर दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत मुनाफे का सौदा रहा उनके लिए? पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूत सियासी जमात बन गए हैं वो ऐसा करने से। नहीं, ये तो मजबूत सियासी जमात क्या बनना है, वो तो कल के छोकरा है बेचारा, उसको तो पता नहीं। और अगर बेनजीर भुट्टो जिंदा होती तो उसका इरादा ही नहीं था अपनी औलाद को सियासत में लाने का। डॉक्टर साहब, आपने कहा वो तो कल का छोकरा है, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात की, तो अब तो आने वाला जो दौर है वो कल के छोकरों का ही होगा। कहीं पे मुने सलाई साहब बैठे हुए होंगे,
कहीं पर हमजा शहबाज बैठे हुए होंगे, कहीं पर बिलावल जरदारी बैठे होंगे, तो आने वाला दौर तो इन्हीं कल के नौजवानों का ही दौर तो है, और किसका है? तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं समझता हूँ कि आप ये देखें कि मोहम्मद फजल रहमान किसका बेटा है, असफंजार वली किसका बेटा है, हमजा शहबाज किसका बेटा है। ये जो अब सीनियर लोग हैं ये भी तो किसी के बेटे भतीजे और भांजे हैं। डॉक्टर साहब उनका जिक्र तो आप बड़े अच्छे अंदाज से अपने कॉलम्स में भी करते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं। किनका? फजल रहमान साहब का। मैं फजल रहमान को हमेशा उसके खिलाफ लिखता हूँ, आप मेरे कॉलम पढ़ते नहीं है शायद। सर इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप खास तौर पर समझता हूँ कि उसने इस्लाम को इस्तेमाल किया है सियासत के लिए और बड़ी बुरी तरह इस्तेमाल किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फैसल रजा आबदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके हवाले से कुछ आपने अपने कॉलम में जिक्र भी किया, तो ये एक तो है कि ए राह हक के शहीदों, और ये ए राह सियासत के शहीदों का जो सिलसिला शुरू हो गया है। फैसल रजा आबदी साहब ने उस वक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी जब उनके मुंतखब वज़ीर आज़म गिलानी साहब को घर भेजा गया। अभी ये टाइमिंग क्या है, ये किस तरह की एडजस्टमेंट की है हुकूमत ने? ये बात अपने कॉलम में लिखी है कि तब वो क्यों आगे खड़ा नहीं हो गया था वज़ीर आज़म के। वज़ीर आज़म गिलानी में अगर कुछ जरूरत होती थोड़ी सी भी तो वो इनकार कर देता सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से। याद वो ये करता कि जब उसको सजा हुई थी तो वो सुप्रीम कोर्ट से निकला था तो रिजाइन कर देता। मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों में कोई सेंस ही नहीं है, कोई सेंस ऑफ टाइमिंग भी नहीं है कि कौन से वक्त में क्या करना है। आखिर वो चला तो गया है, लेकिन अगर वो सजा पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से निकलता और रिजाइन कर देता तो फिर भी कुछ न कुछ बात उसकी बन जाती। ये इक़्तिदार के भूखे लोग हैं, ये इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, इसको इनको निकालने के लिए बाकायदा लाते मार मार कर इनको निकालना पड़ता है, ये वैसे नहीं निकलते। और ये फैसल रजा आबदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस बात का हमारे सामने एक नक्शा लाती है कि वो मार्शल लॉ का इंतजार कर रहे हैं कि मार्शल लॉ आए और वो लोगों को ये कहने पर कोई उनके पास बात हो कि भाई हम तो हुकूमत कर रहे थे, मार्शल लॉ आ गया। और मार्शल लॉ के खिलाफ ये सियासतदान बातें करते हैं, मार्शल लॉ में भी कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान को। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब ये थोड़ी अगर थोड़ा सा माजी या तारीख के आप जानते हैं, बहुत वाकिफ हैं, अगर उसमें आपसे पूछूं कि पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सर इक़्तिदार लेती भी मार्शल लॉ से और इक़्तिदार देती भी मार्शल लॉ को है, तो आपको लग रहा है कि उन्होंने इक़्तिदार लिया भी मार्शल लॉ से था और अब देंगे भी किसी और जर्नैल को? अब देखना जो फौजी मार्शल लॉ है उसका रास्ता तो चीफ जस्टिस से रोका हुआ है, वो कहता है कि मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। अब तो सिर्फ जुडिशियल मार्शल लॉ रह जाता है, इसको ये कभी जुडिशियल एक्ट्रेस उनका नाम देते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। अच्छा अजीब बात है अमीर कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले माने, ये बिल्कुल लोग हैं। आप देखें ना कि कौन सा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का जो इन्होंने नहीं माना, सिर्फ ये कि खत नहीं लिखा उन्होंने, वो तो जरदारी ईवान सदर में बैठे हुए मुस्कुरा रहा है। और जो कुर्बानी की बकरियां जो है ये वज़ीर आज़म गिलानी और अब वज़ीर आज़म परवेज़ अशरफ, तो ये चुनकर मिटाया ना वज़ीर आज़म उसने कि ये भी कुर्बानी की बकरी बन जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा है और हम ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कोई ऐसी सूरत हाल बने और ये मौजूदा। डॉक्टर साहब आपने कुर्बानी के बकरे की बात की है तो बाज तज्जिया निगाह ये कह रहे थे कि ईद उल ज़ुहा जो है, कुर्बानी की ईद जो है, उस वक्त तक हुकूमत डामाडोल है, शायद हुकूमत खत्म हो जाए। तो आपने कुर्बानी के बकरे की बात की तो ईद उल ज़ुहा कुर्बानी की ईद है, क्या आपको लगता है कि उस वक्त तक हुकूमत इसी तरह से इस्तेकाम कुर्बानियां दे दे के बकरे दे दे के फिर खत्म हो जाएगी? हाँ ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं देखिए ना, मैं कुर्बानी के बकरे की बात नहीं कर रहा, मैं कुर्बानी की बकरी की बात कर रहा हूँ। ये बकरियां हैं, ये जो म्याऊं म्याऊं करती हैं पहले और फिर मैं करती हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं ये धोखा दे रहे हैं अपोजिशन में हुकूमत। मैं समझता हूँ कि अगर जुडिशियल मार्शल लॉ आता है तो उसमें अपोजिशन भी बराबर की शरीक है, अपोजिशन अपनी बारी का इंतजार कर रही है, यहाँ अपनी बारियों को। डॉक्टर साहब लेकिन जैसा भी है, आखिर ये लोग ऐसे तो है ना कि रहते तो मुल्क में ही है ना। गिलानी साहब का भी करियर देखे, वो भी पाकिस्तान में रहे, सजाएं भी देखी, राजा परवेज अशरफ भी पाकिस्तान में रहे, रहते तो मुल्क में ना। जरदारी साहब ने तो जिंदगी गुजार दी जेलों में। नहीं, जरदारी साहब ने जेल में एक करप्ट आदमी के तौर पर गुजारी है। वो कोई सियासी हवाले से कोई बहुत बड़ा मार्का करके जेल नहीं गया था, उसको तो नेट के केसेस और करप्शन के केसेस आजकल जो सियासतदान लेकिन डॉक्टर साहब उनके पास डी की ऑप्शन तो नहीं बना पर जाते हैं। ये मौलाना अब्दुल खन्याजी था या कुछ दूसरे लोग थे कि जो सियासत के लिए और सियासत में कुर्बानी के लिए और जादुर कुरान के सामने कलमा हक बुलंद करके वो जेल में जाते थे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद
अजमल नियाज़ी साहब, वक्त चूंकि बहुत कम है, हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब अपने स्टूडियो में इनवाइट करें, यहाँ पर वो आए, और अक्सर हम उन्हें बुलाते रहते हैं, उन्हें जहमत देते रहते हैं, दोबारा भी वो हमारे स्टूडियो में आए और अपने ख्यालात, अपने तबसरे और तज्जिए से हमें मुस्तफीद कर सकें। तबसरे और तज्जिए काफ़ी अमेजिंग होते हैं, आपने भी नोट किया होगा, और हमें बहुत मज़ा आता है इनके साथ बात करके हमेशा, और कोशिश करेंगे अपने आइंदा आने वाले प्रोग्राम इनको स्टूडियो में इन्वाइट करें। अभी न्यूज़ लाउंज में आपसे इजाज़त चाहेंगे, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।